गुड आफ्टरनून। कल मैंने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में आपको बताया था और उसके नोट्स भी उपलब्ध कराए थे। आज हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है। अभी तो अर्थशास्त्र की परिभाषा आपने समझा था, अब आप ये समझिए कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, आपको पहले भी बताया गया था कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बहुत विवाद है। जितने अर्थशास्त्री नहीं उससे कहीं अधिक इसकी परिभाषा है। देखिए, विषय सामग्री के मुख्य जो दृष्टिकोण है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एडम स्मिथ का नाम सुने होंगे आप। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उन्होंने अपने एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ एडम स्मिथ का ये बुक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक में एडम स्मिथ ने लिखा है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन की प्रकृति एवं इसकी प्राप्ति के कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उन्होंने धन को प्रथम वरीयता दी है और मानव को गौण श्रेणी में रखा है। इसी तरह से मार्शल थे। मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक, वास्तविक एवं सामान्य मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। वहीं रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र मानव विज्ञान क्या है? अर्थशास्त्र मानव विज्ञान है। इन्होंने सीमित साधनों का विभिन्न साधनों के मध्य, इन्होंने कहा कि सीमित साधनों का विभिन्न साधनों के मध्य विवेकपूर्ण उपयोग करने की प्रक्रिया का चयन करना आर्थिक समस्या है और यही आर्थिक समस्या ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। इस तरह से आपने देखा कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है। सभी अर्थशास्त्रियों ने ये स्वीकार किया कि अर्थशास्त्र क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है। परंपरागत दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? निम्न 5 भागों में बांटा गया है। एक है उपभोग, कंजप्शन। दूसरा है उत्पादन, प्रोडक्शन। तीसरा है विनिमय, एक्सचेंज। चौथा है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। और 5वां है राजस्व, पब्लिक फाइनेंस।
अब हम एक एक टॉपिक को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, उपभोग के बारे में तो आप जानते ही हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु या अपनी आवश्यकता के लिए जिन वस्तुओं का यूज करता है, जिन वस्तुओं का वह उपयोग करता है, उसे ही उपभोग कहा जाता है। ठीक है। यहां अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो ये आपका कंसेप्ट दिया, पहला जो आपने विषय सामग्री दिया उपयोग में, इसके उपभोग के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसके अंतर्गत जो आवश्यकताएं होती हैं, उनसे संबंधित जो नियम होते हैं, ठीक है, जो पारिवारिक बजट होता है, व्यय होता है, ठीक है, व्यय और बचत जो है, आय जो है, इसका अध्ययन उपभोग के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद दूसरा शब्द आता है उत्पादन। आपने उत्पादन का नाम सुना ही है कि जब आप जानते हैं उपभोग से ही उत्पादन की बात आती है, क्योंकि जब हम वस्तुओं का उपभोग करेंगे तभी उस वस्तु उत्पादित की जाएगी। उत्पादित करना मतलब उसको बनाना। जिस वस्तु का लोगों मार्केट में या कह सकते हो लोगों में मांग होती है, उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन का मतलब क्या होता है? वस्तुओं का निर्माण करना। ठीक है। अब अर्थशास्त्र के इस विभाग में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, इसको ध्यान से समझिए। इसके अंतर्गत धनोपार्जन के उपायों, धनोपार्जन के उपायों तथा इनसे संबंधित उत्पत्ति के विभिन्न उपादानों व नियमों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से, यह शास्त्र का वह भाग है जिसके अंतर्गत धनोत्पादन के उपायों तथा इससे संबंधित उत्पत्ति के विभिन्न उत्पादनों व उत्पादन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। भाई वस्तु का उपभोग आप करते हो, उत्पादन करने वाला कोई दूसरा होता है, तो आप लेन देन करोगे ना, तो इसी लेन देन को ही क्या बोलते हैं? विनिमय करना। ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि अर्थशास्त्र की तीसरे विभाग में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। इस विभाग के अंतर्गत वस्तु विनिमय या वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त समस्याओं तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्या बोला मैंने? विनिमय के अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त समस्याओं तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है वितरण। वितरण का मतलब आप समझते हो, डिस्ट्रीब्यूशन से बांटना। तो अर्थशास्त्र के इस विभाग में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? इस विभाग के अंतर्गत संयुक्त उत्पादन को इसके उत्पन्न करने वाले, ध्यान समझिएगा, इस विभाग के अंतर्गत संयुक्त उत्पादन को इसके उत्पन्न करने वाले उपादानों में वितरित करने से संबंधित समस्याओं एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और लास्ट है राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। देखिए, राजस्व सरकार की आय तथा व्यय और उनसे संबंधित समस्याओं की विधिवत व्याख्या करता है। ये जो विभाग है अर्थशास्त्र का, यह क्या होता करता है? सरकार के आय व्यय तथा उससे उत्पन्न जो समस्याएं होती हैं उनका वह विधिवत अध्ययन कराता है, विधिवत व्याख्या इसकी की जाती है। तो अर्थशास्त्र के तुरंत हम क्या पढ़ते हैं? कितने विभाग होते हैं? 5 विभाग होते हैं, 5 घटक होते हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। पांचों के बारे में मैंने आपको
क्लियर, समझा दिया। अब हमको पढ़ना है अर्थशास्त्र का महत्व। क्या पढ़ेंगे? परिभाषा हो गई, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री हो गई। अब हम अर्थशास्त्र का महत्व समझेंगे। अर्थशास्त्र का महत्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, अर्थशास्त्र का बड़ा व्यापक महत्व होता है। इसके महत्व को या इसके लाभों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है सैद्धांतिक लाभ। क्या है? एक है सैद्धांतिक लाभ और दूसरा है व्यवहारिक लाभ। ठीक है। सैद्धांतिक लाभ और दूसरा है व्यवहारिक। सैद्धांतिक लाभ से मतलब जैसे सबसे पहला लाभ है सैद्धांतिक लाभ में ज्ञान की वृद्धि। क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि। ज्ञान की वृद्धि कैसे होती है? आप जानते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। जैसे मनुष्य को बेरोजगारी, अति जनसंख्या, निर्धनता, गरीबी, वही निर्धनता, तेजी व मंदी आदि विभिन्न आर्थिक समस्याओं का ज्ञान हो जाता है। भाई ज्ञान की वृद्धि कैसे हुई? जब हम इसका अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो निर्धनता के बारे में हमको जानकारी होगी, ठीक है। अति जनसंख्या, कहाँ की जनसंख्या अधिक है इसके बारे में जानकारी होगी। बाजार में किस चीज़ का मंदी है, किस चीज़ का तेजी है, इसके बारे में जानकारी होगी, तो ज्ञान बढ़ता है। सैद्धांतिक लाभ में सबसे पहला क्या है? ज्ञान की वृद्धि। उसके बाद दूसरा आता है तर्क शक्ति में वृद्धि। इसका दूसरा पॉइंट है तर्क शक्ति में वृद्धि। तर्क शक्ति में वृद्धि से आशय, आप जानते हैं जब ज्ञान में वृद्धि होगी तो निश्चित है तर्क शक्ति में वृद्धि होगी। आप तर्क करना, दूसरे से तर्क करना आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम किसी से तर्क क्या कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से जब पहले ज्ञान की वृद्धि होगी तो निश्चित है तर्क शक्ति में वृद्धि होगी। आपसे कोई किसी वस्तु के बारे में तर्क करता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चुनाव में वृद्धि। चुनाव में वृद्धि कर सकते हो या आसानी कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है? चुनाव योग्यता में वृद्धि करती है। क्या? चुनाव योग्यता में वृद्धि। चुनाव योग्यता में वृद्धि से आशय क्या है आप जानते हैं। जैसे जब आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, सभी वस्तुओं के बारे में आपको विशेष जानकारी होगी कि कौन सी वस्तु अच्छी है, कौन सी वस्तु खराब है, किस कंपनी की वस्तु अच्छी है, किस कंपनी की वस्तु उससे खराब है, किसको लेने से हमें लाभ होगा,
ठीक है, किसको लेने से हमें हानि हो सकती है। तो वस्तु को चुनने में कभी कभी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन यदि आप उसके बारे में विशेष जानकारी रखते हैं तो निश्चित है आप जल्दी से जल्दी उस वस्तु का चुनाव कर सकते हो। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से चुनाव में भी वृद्धि होती है, चुनाव योग्यता में भी वृद्धि होती है, मतलब किसी वस्तु को आसानी से चुन सकते हैं। उसके बाद होता है विस्तृत दृष्टिकोण। मान लीजिए चौथा है विस्तृत दृष्टिकोण। विस्तृत दृष्टिकोण से आशय, देखिए जब अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसका जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन करने से व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिक तरीका, उसके अंतर्गत वैज्ञानिक गुण उसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र ज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान होता है ना, तो जब किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान करेंगे तो आप जानते हैं वैज्ञानिक क्या होता है, वो भी तो क्रमबद्ध ज्ञान ही कराता है। किसी चीज़ के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान कराना ही विज्ञान होता है, और उसका जो अध्ययन कराता है, जो उसके बारे में बताता है, किसी वस्तु के बारे में दर्शक बताता है, वही तो वैज्ञानिक होता है। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से विस्तृत दृष्टिकोण भी एक व्यक्ति का हो जाता है, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक रूप ले लेता है। तो मैंने क्या कहा, अर्थशास्त्र के जो दो मैंने लाभ बताए, सैद्धांतिक लाभ में सबसे पहला मैंने कहा ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान की वृद्धि से मैंने आपको पहले बताया कि जब अधिक से अधिक आप इसका अध्ययन करेंगे, इधर उधर जाएंगे, वस्तुओं के बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है, कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ मंदी है, कहाँ तेजी है, कहाँ निर्धनता है, ठीक है, ये सब की जानकारी आपको हो जाती है। और जब ये सब की जानकारी आपको होगी तो तर्क शक्ति में भी आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि आप जब सभी चीज़ों के बारे में विशेष नॉलेज रखेंगे तो आप तर्क दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा मैंने बताया चुनाव योग्यता में वृद्धि। चुनाव योग्यता में वृद्धि से आशय मैंने आपको पहले बताया कि वस्तुओं के बारे में जब विशेष जानकारी हो, मान लीजिए एक ही वस्तु को कई जगह बनाया जाता है, तो किस कंपनी की वस्तु हम खरीदें, ठीक है, या कौन सी वस्तु हम लाएं, जो मान लीजिए हम एक विक्रेता हैं, हम उस वस्तु को ले आए, कौन सी वस्तु का हमें चुनाव करें कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकें। तो इस अर्थशास्त्र से हम चुनाव योग्यता में भी वृद्धि करते हैं। विस्तृत दृष्टिकोण से आशय जब आपके पास ज्ञान हो जाएगी, तब शक्ति हो जाएगी, वस्तुओं के चुनाव में आपको सरलता होगा, तो निश्चित है आपका दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा, आपके दृष्टिकोण में वृद्धि हो जाएगी, विस्तार रूप ले लेगा आपका दृष्टिकोण जो होगा। उसके बाद मैंने बताया दूसरा जो होता है व्यवहारिक लाभ। व्यवहारिक लाभ में आप समझिए गृह स्वामियों तथा उपभोक्ताओं को लाभ। इसमें क्या है, गृह स्वामियों तथा उपभोक्ताओं को लाभ। गृह स्वामियों तथा उपभोक्ताओं को लाभ ये कैसे होता है, देखिए समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करके उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है ये आपको बाद में बता देंगे आपको। तो गृह स्वामियों तथा उपभोक्ताओं को लाभ कैसे होगा, जब हम सीमांत उपयोगिता नियम का पालन करेंगे, ठीक है, पारिवारिक बजट बनाएंगे और उसके अनुसार जब व्यय करेंगे तो अधिक व्यय नहीं होगा, ठीक है, तो आपको लाभ ही होगा। जब हम पारिवारिक बजट बना लेंगे, आप जानते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत पारिवारिक बजट बनाया जाता है ना, उसके बारे में जानकारी होगी। जब पारिवारिक बजट बना दिया जाएगा तो उससे अधिक आप व्यय नहीं करोगे, जिससे आपको लाभ होगा।
तो इस तरह से गृहस्वामियों तथा उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त होता है। दूसरा है उत्पादकों एवं व्यापारियों को लाभ। उत्पादकों तथा व्यापारियों को लाभ। अब इसको कैसे समझेंगे? उत्पादकों का व्यापार क्या करते हैं, व्यापारियों को कैसे लाभ होता है? देखिए, उत्पादकों को उत्पादन के नियमों, श्रम विभाजन के लाभों, व्यापार चक्रों आदि की जानकारी हो जाती है, जिससे वह लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है। उत्पादकों तथा व्यापारियों को बाजार की गतिविधियों के बारे में, बाजार में पाई जाने वाली प्रतियोगिता के बारे में, वस्तु की मांग और पूर्ति में होने वाले परिवर्तन, विज्ञापन आदि बातों की जानकारी होती है। इस तरह से उत्पादकों को भी और व्यापारियों को भी लाभ होता है। उत्पादकों को भूमि, श्रम, पूंजी तथा संगठन के पारिश्रमिक का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। तो इस तरह से उत्पादकों को और व्यापारियों को भी लाभ होता है। तीसरा है कृषकों को भी लाभ होता है, किसानों को भी लाभ होता है। किसानों को लाभ, किसानों को लाभ, किसानों को इस बात की जानकारी हो जाती है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन से उत्पादनों का अधिक प्रयोग किया जाए, कौन से उत्पादनों का या उपादानों का अधिक प्रयोग किया जाए, जिससे खेती और खेती की कौन कौन सी विधि अपनाई जाए, ये सब जानकारी किसानों को मिल जाती है, जिससे वो लाभ प्राप्त करता है। भाई कौन कौन से उपादान हम यूज करें, कृषि के तमाम जो आधुनिक नियम हैं, आधुनिक तो तमाम कृषि जो विधि है, उससे जो है किसानों को लाभ हो जाता है। और ये सब अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही होता है। चौथा देखिए, राजनीतिज्ञों को भी लाभ होता है। राजनीतिज्ञों को लाभ, राजनीतिज्ञों को लाभ कैसे प्राप्त होता है? अधिकांश समस्याएं आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती हैं, आपको पता है। अधिकांश समस्याएं किससे उत्पन्न होती हैं? आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। विभिन्न समस्याओं को समझने हेतु अर्थशास्त्र आर्थिक मामलों में राजनीतिकों को विशेष लाभ प्रदान कर, विशेष जानकारी प्रदान करता है। क्या मैंने बताया कि जो समस्याएं होती हैं वो आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती हैं, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने के लिए अर्थशास्त्र जो होता है वह आर्थिक मामलों में राजनीतिज्ञों को विशेष जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद आपका छठा है श्रमिकों को लाभ। पांचवा है श्रमिकों को भी लाभ होता है। किसको? श्रमिकों को लाभ। श्रमिकों को लाभ कैसे होता है? देखिए, अर्थशास्त्र के अध्ययन से श्रमिकों के अंदर भी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र का जब अध्ययन करेंगे, कोई भी श्रमिक जब अर्थशास्त्र का अध्ययन करेगा तो उसको उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। ठीक है। श्रम कैसे होता है? जैसे श्रम संघ की जानकारी भी होगी। श्रम संघ जो बनता है, ठीक है, तो श्रम संघों के माध्यम से लोग एक कह सकते हो जो एक यूनियन बना लेते हैं। यूनियन से वो सरकार से बातचीत करते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उनके वेतन में भी वृद्धि होता है। ठीक है, उनके वेतन में वृद्धि होता है, काम की दशाओं में सुधार के प्रयत्न किए जाते हैं। तो
तमाम प्रकार से श्रमिकों को लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद होता है लास्ट, समाज सुधारकों को लाभ भी होता है। समाज सुधारकों को लाभ। समाज सुधारकों को कैसे लाभ होता है? देखिए, अर्थशास्त्र का अध्ययन करके समाज सुधारक जो होते हैं वो विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता, बेकारी आदि समस्याओं के समाधान के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान अनिवार्य होता है। और जब समाज सुधारक इसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें समाज में सुधार लाने में आसानी प्राप्त होगी। तो इस तरह से अर्थशास्त्र का महत्व आपको बताया गया। अर्थशास्त्र के महत्व में मैंने आपको बताया कि महत्व कर सकते हो या लाभ कर सकते हो। दो प्रकार के लाभ होते हैं, एक सैद्धांतिक लाभ होता है, दूसरा व्यवहारिक लाभ होता है। सैद्धांतिक लाभ में मैंने 4 टॉपिक आपको बताया, ज्ञान की वृद्धि, तर्क शक्ति में वृद्धि, चुनाव योग्यता में वृद्धि और विस्तृत दृष्टिकोण। और उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान में मैंने बताया कि गृहस्वामियों तथा उपभोक्ताओं को लाभ होता है, उत्पादकों तथा व्यापारियों को भी लाभ होता है, किसानों को भी लाभ होता है, राजनीतिज्ञों को भी लाभ होता है, श्रमिकों को भी लाभ होता है, और जो समाज सुधारक होते हैं उनको भी लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से आप कह सकते हो अर्थशास्त्र का व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही महत्व है। ठीक है, आगे कल आपको बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।